जादुई सोने की मुर्गी बाइक। मीरा उस गांव के एक बाबाजी के आश्रम में रोज पूजा करने जाती थी। मीरा बहुत ही दयालु थी और अच्छी औरत थी। वह सबको मदद भी करती थी। मीरा साधु बाबा का भी बहुत अच्छे से देखभाल भी करती थी। बाबा उसके सेवा से बहुत प्रसन्न थे, लेकिन मीरा किसी वजह से दुखी रहती थी। ये देखकर बाबाजी मीरा से पूछे, बेटी मीरा, मैं देख रहा हूँ कि आजकल तुम बहुत उदास रहने लगी हो। क्या मैं जान सकता हूँ कि उसकी वजह क्या है? बाबा जी, मेरे पति गुजर कर बहुत साल हो गए हैं। मेरा बेटा भी अब नौजवान हो गया है, लेकिन मैं उसका कोई भी इच्छा पूरी नहीं कर पा रही हूँ। मुझे उसकी हर इच्छा पूरी करनी है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे तो नहीं हैं। बेटी, अगर तुम उसकी सारी इच्छाएं पूरी करोगी तो वह बिगड़ जाएगा और वह तुम्हारा सम्मान नहीं करेगा। बाबा, लेकिन उसके अलावा इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। मैं उसे खुश देखना चाहती हूँ। बेटी, तुम दुखी मत हो। मैं तुम्हारी निस्वार्थ सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक सोने की मुर्गी देता हूँ। बाबा ऐसा बोलकर उनके जटा से कुछ बाल निकालकर जमीन पर गिराते हैं। तुरंत वह जादुई बाल एक सोने की मुर्गी की तरह बदल जाती है। बेटी, तुम इसका खूब ख्याल रखना और ये मुर्गी भी तुम्हारी ख्याल रखेगी। मीरा खुशी खुशी उस मुर्गी को घर ले जाकर उसकी अच्छी से देखभाल भी करती है। एक दिन सुबह जब मीरा उसे दाना डालने के लिए आई तो वह देखती है कि उसके मुंह से सोने के सिक्के गिरने लगे। मीरा ये देखकर खुशी से पागल हो जाती है। तुरंत वह उन सोने के सिक्कों को लेकर सोने की दुकान पर जाती है। जी भाई साहब, मुझे कुछ सोना बेचना है। अरे आइए बहन जी, हम आपके ही सेवा के लिए यहाँ पर बैठे हैं। दिखाइए क्या बेचना है आपको। जब मीरा उन सिक्कों को दिखाई, अरे बहन जी, इस जमाने में आपको सोने के सिक्के कहाँ से मिले? इससे आपका क्या लेना देना, बस सोना लेकर पैसे दीजिए। मीरा पैसे लेकर घर आकर अपने बेटे से बोली, बेटा बोलो तुम्हें क्या क्या चाहिए अभी। माँ, मुझे एक मोबाइल, लैपटॉप और एक स्पोर्ट्स बैग भी चाहिए। मीरा उन पैसों से उसे मोबाइल, लैपटॉप और स्पोर्ट्स बाइक भी खरीद कर देती है। उसका बेटा बहुत खुश हो जाता है। वह बाइक को लेकर बहुत तेजी से चलाकर रोड पर निकल जाता है। मीरा भी बहुत खुश होती है, लेकिन कुछ ही देर में उसे एक फोन आती है कि गांव में एक मोड़ पर उसके बेटे की एक्सीडेंट हो जाती है। तुरंत मीरा सोने की मुर्गी के पास जाती है। अरे सोने की मुर्गी, मेरा मदद करो, मेरे बेटे की एक्सीडेंट हो गई है, मुझे तुरंत वहां पर जाना है। मीरा का दुख देखकर मुर्गी तुरंत एक जादुई सोने की मुर्गी बाइक की तरह बदल जाती है। उस मुर्गी बाइक पर बैठकर मीरा जल्दी से एक्सीडेंट की जगह पहुंच जाती है और उसके बेटे को लेकर अस्पताल भी पहुंच जाती है। ठीक समय पर मीरा के बेटे की इलाज भी हो जाती है। इलाज के बाद बेटे को लेकर उसी सोने की मुर्गी बाइक पर घर भी आ जाती है। मुर्गी, मेरे बेटे को बचाने के लिए मैं सदा तुम्हारी आभारी रहूंगी। धन्यवाद। प्रीतमपुर नाम के एक गांव में नंदू करके छोटा चोर रहता था। उसके साथ चिंदू करके एक असिस्टेंट भी रहा करता था। नंदू छोटे मोटे चोरियां करता था और बहुत बार जेल भी होकर आया था। सभी को वह जान पहचान वाला था, इसीलिए वह कुछ अलग तरीके से चोरी करना चाहता था। अरे ओ चंदू, तुम कहाँ चले गए रे? जी उस्ताद, मैं तुम्हें लड्डू, जिलेबी और समोसे लाने के लिए गया। अरे तुम्हारा खाने का शौक नहीं गया अभी तक? कुछ अच्छा प्लान बताओ रे। इस बार हमें कुछ हटके करना है। कोई छोटा मोटा चोरी नहीं, कुछ बड़ी करके सेटल हो जाना चाहिए। उस्ताद तुम ही कुछ सोचो ना, मुझे तो अभी बिरयानी के अलावा दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है। ऐसा कुछ देर चलते ही नंदू एक एटीएम देखता है और उसके मन में एक आइडिया आता है। अरे चंदू, क्यों ना हम सोने का एटीएम बनाएं? उसे हम गांव गांव ले जाकर पैसे लेकर नकली सोने के सिक्के एटीएम से देंगे।
ऐसा हम बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं और थोड़े ही दिन में अमीर हो सकते हैं। नंदू और चंदू ऐसा ही सोचकर उसके दोस्त राजू के पास जाते हैं, जो एक मैकेनिक है। उससे बोलते हैं, अरे ओ राजू, मुझे एक मोबाइल एटीएम बनाना है और बहुत सारे नकली सोने के सिक्के भी चाहिए, वो भी कल रात तक हो जाना चाहिए। बोलो कितने पैसे चाहिए? अरे नंदू भाई, पैसे छोड़ो, मुझे पार्टनरशिप दे दो। अरे तुमको भी अकल बढ़ गया है रे। ठीक है, जल्दी काम खत्म करो। ऐसा ही अगले दिन तक एटीएम तैयार हो गया। नंदू उसके अंदर जाकर बैठ जाता है और चंदू एक गांव जाकर ऐसा बोला, सुनो सुनो गांव वालों, हमारा मैजिक बैंक ये सोने का एटीएम शुरू किया है। इसमें मार्केट रेट से बहुत कम में ही आपको सोने का सिक्के मिलेंगे। ये एनुअल ऑफर है और कुछ ही दिन में बंद हो जाएगा, इसीलिए आप जल्दी इस्तेमाल कर लो। आओ आओ, सोना खरीदो, सोना। ऐसा बोलते ही वहां पर सोने के लिए लंबी लाइन लग जाती है। सारे गांव के लोग आकर पैसे एटीएम में डालकर सोने के सिक्के लेके गए। ऐसा ही चंदू गांव गांव एटीएम को घुमाकर बहुत सारे पैसा इकट्ठा किया। अंदर बैठा नंदू से चंदू ऐसा पूछा, उस्ताद, कितने पैसे आए? अरे बेवकूफ, पैसा गिनता रहूंगा क्या? जल्दी बॉर्डर पार कर दो ताकि हम शहर जा सकें। इतने में एक आदमी सोने के सिक्के लेकर गोल्ड शॉप चला गया और सिक्के से एक हार बनाने को बोलता है। लेकिन वो शॉप का मालिक ऐसा बोलता है, हा हा हा, अरे बुद्धू, किसने दिया है तुम्हें ये सिक्के? इसको तुम लोहे वाले के पास लेके जाओ और लोहे का हार बनाओ। ये बात सुनकर उस आदमी को पता चल जाता है कि वह नकली सोने के सिक्के हैं। तभी उसने तुरंत पुलिस को फोन करके सारी बात बता देता है। जब नंदू और चंदू गांव के बॉर्डर पास करने ही वाले थे, पुलिस वहां आकर चंदू को पकड़ लेता है। और जब पुलिस इंस्पेक्टर एटीएम खोलता है, उसमें नंदू को देखकर चौंक जाता है। तभी पुलिस चंदू और नंदू को गिरफ्तार कर नकली सोने के सिक्के बेचने के इल्जाम में जेल में डाल देते हैं। मुर्गी का सुनहरी अंडा। एक गांव में कल्लू नाम का एक कसाई रहता था। उसकी गांव में मीट की दुकान थी। वो जंगल जाकर मुर्गियां पकड़ता और अपनी दुकान में काटकर उन्हें बेचा करता था। लेकिन कसाई होने के बावजूद भी वो दिल का बहुत नेक इंसान था और बेजुबान पशु पक्षियों की वो मदद भी किया करता था। एक दिन जब कल्लू मुर्गियां पकड़ने जंगल गया, तभी उसकी नज़र एक सुनहरी मुर्गी पर पड़ी जो एक झाड़ी में फंसी हुई थी। उसे देखकर कल्लू ने मन ही मन सोचा, अरे वाह, इतनी सुनहरी और बड़ी मुर्गी, मैं इसे झाड़ियों से निकालता हूँ, इसे बेचकर तो खूब पैसे मिलेंगे। और कल्लू ने उस सुनहरी मुर्गी को झाड़ियों से निकालकर अपने थैले में बंद कर दिया। जब कल्लू ने उसे थैले से बाहर निकाला तो उसकी हालत देखकर उसे बहुत तरस आया। अरे, इस मुर्गी को तो बहुत चोट लगी है, इसके तो पंख भी टूट गए हैं। नहीं नहीं, मैं इसे अभी नहीं बेचूंगा, मैं इसकी पहले सेवा करूंगा, इसे ठीक होने दूंगा। और कल्लू ने उस मुर्गी की मरहम पट्टी करी, उसे खाने को अच्छा अच्छा दाना दिया और उसे बाकी मुर्गियों से अलग रखा। कल्लू का ऐसा बर्ताव देखकर मुर्गी ने मन ही मन सोचा, ये इंसान है तो कसाई, लेकिन बहुत अच्छा है, इसने मेरी जान बचाई है। लेकिन कल्लू को बाकी मुर्गियों को काट कर बेचता देख सुनहरी मुर्गी को बड़ा दुख हुआ। काश कि कल्लू सभी मुर्गियों के साथ मेरे जैसा ही बर्ताव करता। लेकिन वो सुनहरी मुर्गी ये नहीं जानती थी कि एक दिन मौका पाकर कल्लू उसे भी बेच देगा। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। कुछ ही दिनों में वो मुर्गी बिल्कुल ठीक हो गई और अपने बाड़े से बाहर घूमने लगी। एक दिन एक ग्राहक की नज़र उस सुनहरी मुर्गी पर पड़ी। उसने कल्लू से कहा, अरे भाई कल्लू, ये सुनहरी मुर्गी बेचने के लिए है क्या? हाँ हाँ सेठ जी, ये भी बिकाऊ है। अरे भाई, कितना दाम है इसका? सेठ जी, बाकी मुर्गियों से थोड़ा ज़्यादा ही है। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, इसे हमारे लिए तैयार कर दो, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। ग्राहक के जाने के बाद जैसे ही कल्लू सुनहरी मुर्गी को काटने के लिए पकड़ने लगा, तभी सुनहरी मुर्गी ने कल्लू से कहा, ये क्या कल्लू,
तुमने मेरी जान बचाई, मेरी सेवा की, मुझे प्यार दिया और आज तुम मुझे काट रहे हो। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? मुर्गी को बोलता देख कल्लू हैरान हो गया और उसने मुर्गी से कहा, देखो मुर्गी, तुम घायल थी, तुम्हारी जान बचाना मेरा धर्म था, लेकिन मैं मुर्गियां बेचता हूँ, ये मेरा कर्म है। अगर मैं तुम लोगों को बेचूंगा नहीं तो मैं अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करूँगा? ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुमने मुझे जिंदा छोड़ा तो हर रोज एक सोने का अंडा तुम्हें मिलेगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरी सारी सहेली मुर्गियों को तुम जंगल में आजाद छोड़ दोगे। वादा करो। और अपने वादे अनुसार मुर्गी ने कल्लू को एक सुनहरी अंडा दिया और कल्लू ने भी अपना वादा पूरा किया। वो सारी मुर्गियों को जंगल में छोड़ आया और कल्लू ने भी फिर कभी मुर्गियों को नहीं काटा, क्योंकि उसे सोने का अंडा जो मिल रहा था। सोने की बारिश। सज्जनपुर बहुत ही सुंदर जगह थी। हरे भरे पेड़ों से घरा हुआ ये गांव बहुत खुशहाल था। लोग आपस में बड़े प्यार से और एकता में रहते थे। एक बार उस गांव में एक बड़े सेठ आए। वहां की खूबसूरती को देखकर सेठ ने गांव वालों के आगे एक प्रस्ताव रखा। गांव वालों, मुझे ये गांव बहुत पसंद आया है। मैं चाहता हूँ कि ये गांव बहुत तरक्की करे। आप लोग बहुत तरक्की करें, आप लोग खूब धन कमाएं, और इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं यहाँ पर एक अच्छी सी फैक्ट्री लगाऊंगा, बड़ी फैक्ट्री, और उस फैक्ट्री में सभी गांव वालों को नौकरी भी दूंगा। उम्मीद करता हूँ मेरा ये प्रस्ताव आप सभी को पसंद आएगा। हमें खुशी है कि आपने हमारे इस गांव के बारे में इतना सोचा सेठ जी। हम आपके साथ हैं। आप जहां चाहें हमारे गांव में फैक्ट्री लगा सकते हैं। बस समझ लीजिए, आपने मुझे इस गांव के उद्धार का कार्य सौंपा है। अब देखना, मैं इस गांव में ऐसी फैक्ट्री लगाऊंगा कि सोने की बारिश करेगी। कुछ ही दिनों बाद पास के पेड़ों को काटकर फैक्ट्री बनाई गई। वहाँ पर रोज बहुत सी लकड़ियों की आवश्यकता पड़ती थी, इसीलिए रोज कोई ना कोई पेड़ काटकर फैक्ट्री ले जाया जाता। मैं खुश हूँ, मेरे गांव के प्रत्येक व्यक्ति को इस फैक्ट्री में काम मिल गया है। अब सबका घर अच्छे से चलेगा। उस फैक्ट्री में से बहुत सा धुआं निकलता रहा, जिसकी वजह से लोगों का सांस लेना भी मुश्किल होता चला गया, और एक एक करके सभी पेड़ कट जाने की वजह से बारिश भी नहीं हो रही थी। गर्मी इतनी बढ़ गई है कि घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। फैक्ट्री के पास खड़े होने पर तो सांस भी नहीं आती भाई। बारिश ना होने की वजह से पानी की इतनी कमी हो गई है कि हमारे इलाके में दूर से पानी लाना पड़ता है। बारिश ना होने से कुआं और तालाब का पानी भी सूख गया था। सब लोग पानी को तरस रहे थे। एक दिन बादल गरजा, सब लोग बहुत खुश हुए। अरे वाह, आज बारिश जरूर होगी। उस दिन गांव में बारिश तो हुई, लेकिन पानी की जगह सिक्के गिरे, बहुत सारे चांदी और सोने के सिक्के। ये क्या हो रहा है? पानी की एक बूंद भी नहीं गिरी। सरपंच जी, मुझे बहुत प्यास लगी है और पानी की एक बूंद भी नहीं है। सोने चांदी का क्या करूं? इसे तो पी नहीं सकता। इतने में सबने देखा सेठ एक बड़े से टेम्पो को लेकर आया है। मुझे माफ करो दोस्तों, मैंने सोचा था मैं इस गांव की तरक्की का भागीदार बनूंगा, लेकिन इतने सारे पेड़ कट जाने की वजह से यहाँ पानी की इतनी कमी हो गई। ये तो मेरी मूर्खता की वजह से हुआ है। मुझे माफ कीजिए। मैं सबके लिए पानी लेकर आया हूँ। लीजिए, सब पानी पीजिए। सब लोगों ने पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। हमने गलती की कि हमने यहाँ से सारे पेड़ काट दिए। अब मैं चाहता हूँ हम सब मिलकर पेड़ लगाएं। फिर सभी लोगों ने मिलकर आसपास के सभी जगहों पर पेड़ लगाए। थोड़े दिनों बाद ही बहुत अच्छी बारिश हुई और सब पहले की तरह खुशहाल हो गए। अच्छा और स्वस्थ वातावरण भी किसी वरदान से कम नहीं होता। सोने की गुफा और लंबी टांगों वाली लालची औरत। एक गांव में कमल नाम का एक आदमी अपनी बीवी विमला के साथ रहता था। कमल बहुत ही मेहनती और ईमानदार इंसान था। वो गरीब होते हुए भी जितनी हो सके लोगों की मदद किया करता था। उसकी इस आदत से उसकी बीवी विमला बहुत गुस्सा हुआ करती थी। वो हमेशा कमल से कहा करती थी, अजी आप मानोगे नहीं, जब देखो धन्ना सेठ बने रहते हो, लोगों की मदद करने के लिए हमेशा आतुर रहते हो। अगर तुम्हारा यही हाल रहा ना तो कह देती हूँ, मैं अपने मायके चली जाऊंगी। हाँ,
बैठे रहना यहाँ पर अकेले। अरे भगवान, गुस्सा क्यों होती हो? मुझसे जितना बन पड़ता है मैं लोगों की मदद करता हूँ। देखना, भगवान भी हमारी मदद करेंगे। एक दिन हमारे दिन जरूर बदलेंगे। दिन बदलेंगे, पता नहीं वो दिन कभी आएगा भी कि नहीं। हाँ। कमल की बात सुनकर उसकी बीवी उसे मुंह चिढ़ाकर वहां से चली जाती है और कमल अपने काम पर चला जाता है। लेकिन जब वो काम से वापस आ रहा होता है तो वो देखता है कि रास्ते में एक चील बेहोश पड़ी थी। कमल उसे पानी पिलाता है। पानी पीते ही चील को होश आ जाता है, लेकिन वो अभी उड़ नहीं पा रही थी। कमल उसे उठाकर अपने घर ले आता है और उसे खाने के लिए देता है। ये देखकर उसकी बीवी फिर उसे गुस्सा होती है। अरे अब तो हद ही हो गई। इंसान तो इंसान, अब तुम पशु पक्षी और जानवरों को भी घर में लाने लगे। लेकिन कमल उसकी एक नहीं सुनता। वो चील की सेवा करता रहता है। 2-3 दिन के अंदर ही चील ठीक हो जाती है। वो फिर से उड़ने लायक हो जाती है। लेकिन वो उड़ने से पहले कमल और उसकी पत्नी विमला के पास आकर कहती है, कमल, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, चलो मेरे साथ। ऐसा कहते ही चील उड़ने लगी। कमल और उसकी बीवी दोनों चील के पीछे पीछे भागने लगे। चील उड़ते उड़ते जंगल के बीचों बीच एक पहाड़ी के पास जा रुकी। उस पहाड़ी पर ऊपर एक गुफा थी। वो गुफा सोने की तरह चमक रही थी। चील ने कमल को ऊपर आने का इशारा किया, लेकिन कमल और उसकी बीवी उस पहाड़ी पर नहीं चढ़ पाए। तभी चील उनके ऊपर से उड़ी और उन दोनों की टांगें लंबी हो गईं और वो दोनों एकदम पहाड़ी की गुफा के मुहाने पर आ खड़े हुए। वो दोनों ये देखकर हैरान हो गए कि गुफा तो सोने से भरी हुई थी। चील ने उन्हें इशारा करके कहा कि वो यहाँ से जितना चाहे सोना ले जा सकते हैं। ये देखकर कमल ने अपनी बीवी से कहा, देखा विमला, मैंने तुमसे कहा था ना कि भले का फायदा भला ही होता है। आज भगवान ने हमारी सुन ली और चील के रूप में हमें एक देवदूत भेजा है। आज इस चील के कारण हमारी सारी गरीबी दूर हो गई। कमल और उसकी बीवी ने ढेर सारा सोना उठा लिया और उन दोनों ने चील का धन्यवाद किया। तभी अचानक दोनों की टांगें छोटी हो गई और वो दोनों फिर से साधारण रूप में आ गए और चील वहां से उड़कर गायब हो गई। वो दोनों सोना लेकर खुशी खुशी घर आ गए और उन दोनों के गरीबी के दिन फिर गए थे और वो दोनों खुशी खुशी घर में रहने लगे। लेकिन अब कमल के साथ साथ उसकी बीवी भी लोगों की मदद करने लगी, क्योंकि वो समझ चुकी थी भला करने में ही भला होता है। सोने के पकोड़े। विशाल एक मजदूर था। वह रोज कहीं ना कहीं मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसके परिवार में उसका पत्नी माला, बेटा भुवन और बेटी सुमन के साथ किराए के मकान में रहता था। उसे एक दिन के काम के लिए 500 रुपये मिलते थे। एक दिन विशाल आकर उस दिन का पैसा माला को दिया। काश आपकी आमदनी बढ़ जाए। बच्चे बड़े हो रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम कुछ बचा नहीं पाएंगे। तुम चिंता मत करो माला, भगवान कोई ना कोई उपाय जरूर देगा। ऐसा कुछ दिन के बाद जब विशाल एक बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा था, तभी उसका पैर फिसलकर तीसरी मंजिल से नीचे गिर जाता है। उसे बहुत गहरी चोट भी लगती है। जब उसे हॉस्पिटल में लेके गए, डॉक्टर ने ऐसा बोला, माला जी, ऊपर से गिरने की वजह से विशाल का एक घुटना टूट गया है। इसे 3 महीने तक काम पे नहीं जाना चाहिए। मैंने पट्टी बांध ली है। ये लीजिए कुछ दवाई, इन्हें रोज देना। डॉक्टर की बात सुनकर विशाल और माला चिंतित हो जाते हैं। सोच में पड़ गए कि अब घर कैसा चलेगा, बच्चों का क्या होगा। जी, मैं कोई काम ढूंढ लूँगा। अभी तक आपने दिए हुए पैसों में से मैं कुछ पैसे संभाल के रखा हूँ। हम 1-2 महीने उसी से काम चला लेंगे। उसके पहले ही मैं कुछ काम ढूंढ लूँगी। एक दिन माला बाजार में आई और कुछ सामान खरीदकर वापस जा रही थी। तभी एक बूढ़ी औरत भीख मांगते हुए उसे नजर आई। बहुत भूख लगी है बेटी, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो ना। 1 हफ्ते से कुछ नहीं खाई बेटी। उस बूढ़ी औरत को देखकर माला को उस पे तरस आ जाती है। माँ जी, आप ये 100 रुपये ले लीजिए। आप आराम से पेट भर खाइए। मेरे पास अभी इतने ही हैं।
तुम जुग जुग जियो बेटी। तुमने मेरे लिए अपने पास बचे हुए पैसे सारे मुझे दे दिया है। भगवान तुम्हें कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने देगा। ऐसा माला उस बूढ़ी औरत को 100 रुपए देकर चली जाती है। घर आकर सारी बात विशाल को बोलती है। एक बूढ़ी औरत को खाना खिलाकर तूने अच्छा किया है माला। पैसों की इंतजाम हम किसी भी तरह कर लेंगे। कुछ दिन के बाद फिर से जब माला मार्केट में गई, वही बूढ़ी औरत भीख मांग रही थी। तभी माला उसके पास जाकर ऐसी बोली, माँ जी, आज मेरे पास ये 10 रुपए ही हैं। इसके साथ मैं आपको खाना तो नहीं खिला सकती। रुकिए, मैं आपको पकोड़े खरीद कर देती हूँ। ऐसा माला ने पास ही के पकौड़ों की दुकान से 10 रुपए के पकोड़े खरीद कर उस बूढ़ी औरत को देती है। वह बूढ़ी औरत पकोड़े हाथ में लेकर फिर से वह पैकेट माला के हाथ में रख देती है। बेटी, आज के ये पकोड़े तुम्हें ही खाना चाहिए। जाओ, खुशी से जियो। ऐसा बोलकर वह बूढ़ी औरत माला के आंखों के सामने ही गायब हो जाती है। माला घबराकर घर आया और पकोड़ों की पैकेट विशाल को दिया। जब विशाल पकोड़ों का पैकेट खोला तो दोनों चौंक जाते हैं। वह सब सोने में बदल जाती है। तभी माला ने बोली, तो वह बूढ़ी औरत एक देवता के रूप में आई और हमें वरदान दिया। विशाल, हम धन्य हैं। भूमिगत सोने का हैंडपंप। कानपुर नाम के एक शहर में कविता नाम का एक लड़ाकू औरत रहती थी। उसका एक बेटा था प्रमोद। कविता बहुत लालची थी। सोना और चांदी से बहुत लगाव थी। कविता चाहती थी कि उसके बेटे की शादी किसी बड़े से घर में हो और दहेज में करोड़ों रुपया और ढेर सारा सोना गहने लाएं। और ऐसा ही उसने प्रमोद के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। एक दिन प्रमोद कविता के पास आया। माँ, मैं अपनी मन की बात बोलना चाहता हूँ। मुझे मेरी क्लासमेट स्वप्ना से प्यार हो गया है। मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। कविता प्रमोद के सामने कुछ बोल नहीं सकी। अरे ठीक है बेटा, तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। ऐसा प्रमोद स्वप्ना से शादी करके उसे घर लेके आता है। आओ बेटा, आओ। मेरी तो किस्मत जाग उठी। आज सोने जैसा बहू आई है, फिर असली सोने की क्या जरूरत है। कविता के बातों को स्वप्ना और प्रमोद समझ न सके। जब प्रमोद घर में रहता था तभी कविता स्वप्ना को बहुत अच्छी तरह से देखने लगी। मिठाइयाँ खिलाती थी और कुछ काम नहीं करने देती थी। लेकिन जब प्रमोद बाहर जाता था स्वप्ना को बहुत तंग करती थी। खाने के लिए भी कुछ नहीं देती थी, गालियाँ देती थी और सोना लाने के लिए कोसती थी। हाँ, बदसूरत लड़की, मेरे बेटे को हड़प लिया है। अभी मेरे जायदाद को हड़प लगी क्या? तुमको खाना देना भी बेकार है। मेरे सारे सपनों को नाश कर दिया है। मनहूस, चले जाओ यहाँ से, जाकर कहीं मर जाना। ये सारी बात स्वप्ना प्रमोद को बोलती है, लेकिन वह मानता नहीं है। मेरी माँ तुम्हें बेटी जैसी देख रही है, लेकिन तुम ये बातें कर रहे हो। शर्म मानी चाहिए। ऐसा डांट कर चला जाता है। उस दिन शाम को आत्महत्या करने के लिए स्वप्ना जंगल की ओर चली जाती है। थोड़े दूर जाते ही उसको एक आवाज सुनाई देती है। वहाँ एक पेड़ पर एक चुड़ैल बैठी थी। लगता है मरना चाहती है, तभी तो इस जंगल में मेरे पास आई है। हाँ हाँ, मुझे मार दो, कम से कम मेरी सास से छुटकारा तो मिलेगी। अरे क्या हुआ बेटी, उम्र में छोटी हो, तुम्हें क्या तकलीफ है? स्वप्ना सारी बात बोलती है। तुरंत उस चुड़ैल ने स्वप्ना से कुछ बोलती है और एक जादुई हैंडपंप प्रकट हो जाता है। जब स्वप्ना उसको चलाई, उसमें से बहुत सारा सोना, जवाहरात और हीरा मोती आने लगते हैं। वो सब एक ट्रैक्टर में डालकर स्वप्ना घर आती है। इतने सारे सोना और गहने को देखकर कविता प्यार से बातें करने लगती है। अरे स्वप्ना, तुम तो साक्षात लक्ष्मी के रूप हो। तुमने तो कमाल कर दिया बेटी। आइए माँ जी, ये सब आपके लिए ही है, आकर इन्हें पहनिए। जैसे ही कविता
गहने पहनी जादू से सारा सोना सांप और कीड़े मकोड़े में बदल जाते हैं और स्वप्ना उस चुड़ैल की तरह बदल जाती है। ये देखकर कविता वहां से भागने लगती है और फिर वापस नहीं आई। तब से स्वप्ना और प्रमोद शांति से जीने लगते हैं। भूमिगत सोने का अंडा। चमन लाल और उसकी पत्नी बहुत गरीब थे। अपनी छोटी छोटी बकरियों और मुर्गियों से वो बहुत प्यार करते थे। मुर्गियों के अंडे बेचकर, बकरियों का दूध बेचकर उनका गुजारा चलता था। मगर धीरे धीरे पैसे की कम आमदनी के कारण उनके सर पर कर्जा बढ़ता चला जा रहा था। चमन लाल की पत्नी एक दिन उससे कहती है, कर्जा तो बढ़ता ही जा रहा है जी। आज वो सुनार भी आया था, कह रहा था कि जो सोना गिरवी रखा है उसे जल्दी छुड़ाओ या फिर ब्याज समय पर दो। 6 महीने हो गए, ब्याज नहीं दिया है हमने, कहीं वो हमारा सारा सोना न रख ले, कुछ तो करो। चमन लाल बहुत सोचता है और फिर अपनी पत्नी से कहता है, अरे भगवान, तुम तो जानती ही हो काम धंधा बिल्कुल नहीं चल रहा है। क्यों ना हम कुछ मुर्गियों और बकरियों को बेचकर अपना कर्जा चुका दें। अगर इन्हें ही बेच दिया तो खाने का क्या खाएंगे, कैसे जीवन यापन करेंगे, कुछ सोचा भी है? उन दोनों की बातें बकरियां और मुर्गियां बहुत ध्यान से सुन रही थी। एक मुर्गी जहां बैठी हुई थी लगातार वहां पर खोदना शुरू करती है। अरे अरे, ये मुर्गी क्या कर रही है, क्या खोद रही है? काफी देर तक चमन लाल की पत्नी उसे रोकने की कोशिश करती है और जाकर दोनों सो जाते हैं। मुर्गी मानने को तैयार ही नहीं थी। वो पूरी रात वहाँ खुदाई करती रही। सुबह जब चमन लाल और उसकी पत्नी बाहर आकर देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हे राम, अजी सुनते हो? देखो देखो, जहाँ पर मुर्गी कल रात से खुदाई कर रही थी वहाँ तो सोने के भूमिगत अंडे पड़े हैं। क्या कहा, सोने के अंडे? कहीं तुम सपना तो नहीं देख रही? अरे नहीं, चलो मेरे साथ। दोनों पति पत्नी बाहर आते हैं और मुर्गी हंसते हुए उन अंडों की तरफ इशारा करती है। हाय राम, लगता है इसने हमारी दुख भरी कहानी सुन ली और एक उपाय निकाल लिया है। जल्दी इन सोने के अंडों को निकालो और सुनार के पास जाओ। चमन लाल अपनी पत्नी की बात मानता है। सोने के अंडे सुनार को देकर बहुत सारे पैसे ले आता है। पुराना सोना भी छुड़वा लेता है और नई मुर्गियां और बकरियां लाकर पालने लगता है। अब उनके दिन बदल गए थे, गरीबी दूर हो गई थी। वो मुर्गी जो हमेशा खुदाई कर रही होती थी, उसने वो अंडे देकर उन पर बहुत बड़ा एहसान किया था। अब वो केवल मुर्गी नहीं थी बल्कि घर का सदस्य थी। अरे मुर्गी, तुम तो भगवान का रूप हो, हमारे दिन बदल दिए। तुम्हारा एहसान इस जन्म में कैसे उतारेंगे? अब मुर्गी को हर कोई चाहने लगा। बकरियां, नई मुर्गियां और उसके सारी मुर्गियां साथी उसके साथ बहुत अच्छे से रहने लगे। अरे वाह मुर्गी, तुमने कमाल कर दिया। दोनों पति पत्नी कितने खुश हैं देखो। ये हमारा इतना ख्याल रखते थे, हम तो इनके लिए कुछ नहीं कर सके, मगर तुमने ये जो भूमिगत अंडे इन्हें दिए हैं, ऐसा लगता है इस घर में खुशियाँ फिर से वापस लौट आई हैं। तुम्हारा हम सब की तरफ से शुक्रिया। सोने का चूहा। एक नगर में मुरारी नाम का एक व्यक्ति काम की तलाश कर रहा था। मुझे आज भी कोई काम नहीं मिला, कोई भी मुझे काम नहीं देता, व्यापार मुझे आता नहीं, क्या करूं? तभी मुरारी ने 2 लोगों की बात सुनी। मंत्री जी, आपके व्यापारिक कौशल से राजा को बहुत फायदा हुआ है। हाँ भाई, यदि समझदारी से काम किया जाए तो एक मरे हुए चूहे से भी व्यापार किया जा सकता है। ये बात सुन मुरारी को जोश आ गया। उसने सोच लिया कि वह व्यापार करेगा। उसने एक पेड़ से कुछ फूल तोड़े और मंदिर के बाहर जाकर उन्हें बेचने लगा। उससे जो पैसे मिले उससे उसने कुछ नींबू और गुड़ खरीदा। फिर उसने शिकंजी बनाकर नगर में बेचना शुरू किया। इस तरह उसने कुछ पैसे इकट्ठे कर लिए और उन पैसों से एक दुकान ली और शिकंजी बेचने का व्यापार शुरू करने लगा। कुछ ही दिनों में उसका व्यापार चल निकला। उसकी शिकंजी की सब तारीफ करते थे। अब उसके पास काम था और पैसा भी था। मंत्री जी ने सही कहा था। मुझे लगता है मुझे उनका धन्यवाद करना चाहिए।
उसने एक सोने का चूहा खरीदा और मंत्री जी के पास गया और मंत्री जी से बोला, मंत्री जी, आज आप ही की वजह से मैं कामयाब हो पाया हूँ। मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ, कृपया मेरी ये भेंट स्वीकार करें। उस दिन आपने कहा था कि कोई मरे हुए चूहे से भी व्यापार कर सकता है, तो मैंने फूलों का व्यापार शुरू किया और आज मेरी शिकंजी की सबसे बड़ी दुकान है। मुझे खुशी है कि तुमने अपना काम किया और अच्छे से किया। आज से राजा के महल में तुम ही शिकंजी बेचोगे। शुक्रिया मंत्री जी। सीख, मेहनत, लगन और समझदारी से कुछ भी किया जा सकता है।